गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज के सेशन में मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आज के सेशन में आप बहुत इंजॉय करने जा रहे हैं। और आज का हमारा सेशन है कि किस प्रकार से फिजिक्स जो है, भौतिकी के चमत्कार क्या हैं और ये भौतिकी किस प्रकार से हमारे जीवन में हम चाहे अनचाहे इस्तेमाल करते हैं। और हम उसको नहीं जानते हैं फिजिक्स को, बट एक फिजिक्स का फियर है हमारे में, एक डर है कि अरे फिजिक्स तो एक हवा है। पर आज हम इसी भौतिकी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अनलॉकिंग द वंडर्स ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ्स। भौतिकी का, फिजिक्स का हमारे को चमत्कारों को अनलॉक करना है, खोलना है। तो आज हम ये अनलॉकिंग द वंडर्स ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ्स के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी सब इसमें बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो हम रोज जो है दिनमर्रा की जो जिंदगी है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम फिजिक्स कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करते ही हैं, पर हम समझते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स से हमको बहुत डर लगता है। दुनिया में हमारे आसपास जितने भी काम हो रहे हैं, सुबह हमारा उठना, चलना फिरना, कॉफी पीना से हमारी जो डेली रूटीन है, इन सब में भी हम फिजिक्स को हर पल, फिजिक्स जो है हमारी जिंदगी को एक आकार देती है, एक शेप देती है। और दिन का सफर जो है हमारा, वो फिजिक्स से ही स्टार्ट होता है ना मजेदार। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि फिजिक्स तो बहुत हुआ है, पर मैं कह रही हूं आपसे कि हमारे तो दिन की शुरुआत ही फिजिक्स से होती है। तो आप बताएंगे मुझे कि कैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं फिजिक्स से? कोई बताना चाहेगा मुझे? कैसे हम फिजिक्स के साथ अपनी शुरुआत करते हैं? कोई कुछ इसके बारे में सोच रहा है कि कैसे, कि मैं आज आपसे कह रही हूं कि मैं अपने दिन की शुरुआत, आप अपने दिन की शुरुआत एक फिजिक्स के प्रिंसिपल से ही करते हैं। तो आपके दिमाग में क्या एकदम से आ रहा है सवाल? कैसी, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा हम अपना काम शुरू करते हैं? प्लीज आप लोग बोलिएगा। हमें ये इंटरेक्टिव सेशन बनाना है, तभी हमें मजा आएगा सीखने में। तो ये जो फिजिक्स है ना, ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, पर हर पल हर काम में हमारे काम को वो संभव बनाती है। और हमारा सबका मकसद भी क्या है कि अपने बच्चों को, अपने आप जो हम लर्न कर रहे हैं, जो कुछ हम सीख रहे हैं, वो कैसा हो, मीनिंगफुल हो, वो उसमें इंजॉय करें, है ना। हमारी सबकी अपनी कोई पर्सनल नीड्स हैं, पर्सनल जरूरतें हैं, स्किल्स हैं, और उनको हम सीखते हैं किसके अनुसार? हैंड्स ऑन लर्निंग के द्वारा। और जब इसी को हम एक स्टोरी के माध्यम से ले आए, तो वो और भी रोचक बन जाती हैं, और भी मनोरंजक बन जाती हैं। जब हम स्टोरी से कनेक्ट करें किसी भी चीज को पढ़ाने की, जो हमारी एक पद्धति है, चलती आ रही थी, पर यदि हम उसमें स्टोरी ले आए और उससे कनेक्ट कर दें, तो बच्चा जो है रोज हर कुछ ना कुछ नया सीखेगा, और जिसमें वो इंजॉय भी करेगा। वो समझ सकता है, वो सीख सकता है, वो मीनिंग को समझेगा। आप आप मानते हैं इस बात को? हेलो? हेलो? हेलो। यस हाँ मैम। जी मैम। जी। हाँ। तो क्या आप मानते हैं इस प्रकार से, यदि हम फिजिक्स को, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमें हवा लग रहा है, पर यदि हम उसको एक जो हमारा एप्लीकेशन है, मतलब डेली डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशंस में हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, और वो यदि हम उसको कनेक्ट कर दे कि कैसे ये फिजिक्स के प्रिंसिपल ही पर तो काम कर रही है, पर हमें तो मालूम ही नहीं है। जो स्कूली शिक्षा है और जो एप्लीकेशन है, उसमें बहुत एक गैप है।
जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें जो प्रिंसिपल लिखे होते हैं, फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, जो सिद्धांत उसमें आते हैं, उसको पढ़ के तो लगता है कि दुनिया गोल है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। पर जब वही हम डेली अपनी लाइफ में उन चीजों को देखते हैं और करते हैं, तो हमारे को वो लगता है, अरे वाह, बस इतनी सी बात। और ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि ये तो फिजिक्स से कनेक्टेड है और फिजिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम कर रही है। तो आपका जो क्लासरूम है वो बहुत ही इंगेजिंग और मीनिंगफुल हो जाता है जब अपने आप इसको रोचक तरीके से फिजिक्स के सिद्धांतों को क्लासरूम में लेके आते हैं। तो हमारा मानना है कि हम इसको स्टोरी के माध्यम से अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करें। तो मैं आज आपको एक स्टोरी शेयर करती हूं। यस मैम। क्या नाम है स्टोरी का? हाँ मैम। हाँ, बिजी डे। बिजी डे। देखिए, तो हम सभी बिजी हैं किसी न किसी काम में। तो ये कथा की एक स्टोरी बुक है, बिजी डे, जो कि 8/J के द्वारा है। और ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन बुक है। और आप इसमें देखोगे इलिस्ट्रेशन कि किस प्रकार से ये सज्जन जो है आराम फरमा रहे हैं। और इलिस्ट्रेशन सिर्फ दिखा रही हैं इसमें। इलिस्ट्रेशंस में देख रहे हैं कि वो अलग अलग कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखा हुआ है। देखिए, कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए, बाहर निकल कर गए, कुछ देख रहे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, अम्ब्रेला उठाया हुआ है हाथ में। अब ये वापस आते हैं और फिर से आराम फरमाते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी भी कोई एक बिजी रूटीन होगी, एक बिजी डे होगा। तो राइट योर ओन स्टोरी, आप अपनी स्टोरी लिखिए, आप अपनी स्टोरी बताइए कि किस प्रकार से जो मेरी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो किस प्रकार फिजिक्स से मैं कनेक्ट कर सकता हूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक फिजिक्स कोई एक जटिल सब्जेक्ट तो है नहीं ना। ये तो क्या है, हमारी दिनचर्या है जो हमारे को बहुत डिफिकल्ट लगती है, पर यहाँ पर हम आसानी से उसको समझ रहे हैं। अब मैं इस रूटीन को यदि बोलूं कि किस तरीके से हम और मजेदार बनाएं और फिजिक्स को भी समझ लें, ठीक है ना। तो इसके लिए जिसमें बच्चों को भी बहुत मजा आए और हम अपने कामों को भी आसानी से कर सकें और फिजिक्स के प्रिंसिपल को भी क्या कर सकें, याद कर सकें। तो हमारा मकसद तो सिर्फ यही है ना कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है और जो हमारी डेली की एप्लीकेशंस हैं उनमें जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे को स्कूल जाने में डर लगता है, बुक्स पढ़ने में फेयर लगता है। पर जब मैं इनको आज एक नए तरीके से जब आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने रूटीन को स्टोरीज के माध्यम के द्वारा, आपने अपनी सबने अपनी रूटीन बताई, अभी शेयर की, तो सबने एक सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, जैसे कि अभी संगीता जी ने बताया, वाजपेयी जी ने बताया कि हम इतने बजे उठते हैं। तो क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके कि मेंटली मतलब कि प्रिपेयर हो जाता है, माइंड अपने आप ही सेट हो जाता है, अलार्म, है ना। बट किसी किसी को क्या होता है, उठने में आलस आता है, ठंड, और 5 मिनट और 10 मिनट हम करते हैं ना। तो कौन हेल्प करता है हमारी? ऐसा तो हम सोए रहेंगे यदि कोई हमारे से कुछ नहीं बोलेगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा यदि हम नहीं उठ रहे हैं? तो क्या होगा, हमारी पूरी रूटीन जो है दिन की वो कैसी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, इफेक्ट होएगी ना। अब हम, आप स्कूल के टीचर हैं या आपको ऑफिस जाना है, अब आपको ऑफिस जाना है, बस पकड़नी है, यदि बस वाला ही नहीं आया तो क्या करेगा? बस टाइम से ही नहीं पहुंची तो क्या होगा, सारे बच्चे लेट हो जाएंगे। तो मैं आज अपनी इस प्लान को एक मजेदार स्टोरी, व्हील ऑन द बस तो सभी ने सुनी हुई है, तो व्हील ऑन द बस से मैं इसको कनेक्ट किया। पर बस को चलाने के लिए कौन है? ड्राइवर है ना।
उस ड्राइवर को भी तो अपनी क्या बनानी है, रूटीन बनानी है ना, सेट करनी है। अब टाइम से उठना है, स्कूल पहुंचने का फिक्स टाइम है कि इस टाइम पर स्कूल पहुंचना है, तभी तो वो बच्चों को पिकअप करेगा। अब 5-10 मिनट भी आगे पीछे होता है तो क्या हो जाता है, उसकी रूटीन खराब हो जाती है, वो टाइम से नहीं पहुंच पाता। तो उसके लिए वो क्या करेगा, क्या करेगा, अपनी अलार्म घड़ी को सेट करेगा। किसको सेट कर रहा है, किसको सेट किया उसने, अलार्म घड़ी को सेट अलार्म घड़ी अलार्म घड़ी को। अलार्म घड़ी क्या करेगी, उसको टाइम से सारे काम करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि वो बजेगी तो वो उठेगा ही। उसको याद रहेगा कि हाँ, मुझे आज ये मेरा काम है, इस समय पे करना है। हम्म। तो अलार्म घड़ी जो है वो बजती कैसे है, ये पता है आपको। टाइम सेट करने की वजह से, हम्म। टाइम सेट किया हुआ होता है ना, इसलिए वो बजती है। टाइम सेट किया हुआ है, ओके। उसमें टाइम तो सेट कर दिया आपने, पर वो बजी कैसे। उसमें जो मशीन उसमें सेट कर रखी है, जो वो सब कांटे एक साथ मिलेंगे तो कुछ वाइब्रेट होगा, वहां से वो आवाज आएगी। तो क्या होता है, अलार्म में आपने क्या किया हुआ है, टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी किसी ने बताया कि वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन कैसे होगा। क्या आप साउंड को, जो आपको साउंड सुनाई देती है, क्या वो दिखाई देती है। नो, नो, साउंड नहीं दिखाई देती। अच्छा, तो क्या करती है साउंड, नो मैम, साउंड क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ सुन सुन सकते सकते हैं। साउंड को हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये साउंड की आवाज, हमारा प्रोफेशन कोई भी है, चाहे वो बस ड्राइवर है, चाहे हम स्कूल के टीचर हैं, हमें भी तो स्कूल बिल्कुल टाइम से पहुंचना है ना। 7 बजे का हमारा स्कूल है, तो हम यदि 5:30 पर उठेंगे तभी तो हम स्कूल टाइम से पहुंच पाएंगे। यस तो हमने मैम। अलार्म, तो कुछ सुनाई दे रहा है, हाँ जी मैम। यस मैम। कैसे सुनाई दिया, कैसे सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। नहीं सुनाई दिया। अभी तो बहुत से नहीं, लोगों ने बोला सुनाई दिया। मैंने नहीं बोला कि सुनाई दिया। हाँ? मुझे नहीं सुनाई दिया। आपको नहीं सुनाई दिया, बाकी सबको नहीं। सुनाई दिया था। नो मैम। अलार्म नहीं सुनाई दिया, इतनी जोर नहीं से बजा। सुनाई दिया। ठीक है। तो अलार्म जब बजता है ना, तो क्या होता है, हम कुछ घड़ियां तो कैसी होती हैं, हम सुई घुमाते हैं, घुमाते हैं ना, उसमें चाबी घुमाते हैं। हम्म। देखी थी पुराने जमाने की घड़ियां, या आज भी कई कई छोटी वाली घड़ियां होती हैं जिसमें हम चाबी घुमा देते हैं। तो चाबी घुमाने से क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। चाबी घुमाने से क्या होता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। और जब हम टाइम सेट करते हैं तो वो एनर्जी क्या करती है, उस टाइम को वो रीड करती है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है, तो उस टाइम को वो रीड करेगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। अब घड़ी में क्या होता है, गियर होता है, तो गियर घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, और इसके अंदर एक छोटा सा पेंडुलम होएगा जो उसे नॉब से टकराता है, और साउंड क्रिएट होने लग जाती है। आ रही बात समझ में। तो अलार्म का एक हिस्सा जो होता है ना, वो काइनेट, उसमें एक हैमर लगा होता है, छोटा सा हैमर, हथौड़ा जैसे होता है। तो वो घंटी पे मारता है, जैसे हमारी घंटी काम करती है, वैसे ही वो घंटी पे जब नॉब करता रहता है, टकराता है, तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। और ये वाइब्रेशन जो है, उससे जो आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और यहां से फिर वेव्स उत्पन्न होने लगती हैं। वेव्स जो हैं वो क्या हो जाती है, हवा में फैल जाती हैं। और ये साउंड वेव्स जब हवा में फैल जाती है, तो हवा के द्वारा हमारे कान तक पहुंचती है वो आवाज। और वो आवाज हमारे कान में जब पहुंचती है, तो हमें वो अलर्ट कर देती है कि चलो टाइम हो गया उठने का। तो इस प्रकार से आपकी घड़ी जो है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम कर रही है। ऐसी और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको आवाज सुनाई देती है, साउंड एनर्जी सुनाई देती है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने एक बटन को प्रेस किया,
और आपको आवाज सुनाई दे। आप किस किस में सुनते हैं? डोरबेल में मैम होते हैं। बेल मैम डोरबेल, हाँ डोरबेल रिंग। तो डोरबेल की आपने स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है? डोरबेल का स्ट्रक्चर देखा है आपने? तो उसमें भी क्या होता है, हैमर होता है, वो हैमर गॉन्ग से टकराता है और आपकी डोरबेल जो है साउंड क्रिएट करने लगती है। मतलब वो जो वेव्स निकलती हैं तो वाइब्रेशन हवा में आती है और वो वाइब्रेशन साउंड वेव्स जो होती हैं हमारे कान तक पहुंचती हैं और हमारे को सुनाई देती हैं। आ रही बात समझ में? और कहाँ होगा? वॉशिंग मशीन। और मैं म्यूजिक से म्यूजिक में है, वॉशिंग मशीन में है, अलार्म बज जाता है जैसे ही सर्कल पूरा होता है तो आपको अलार्म, मतलब टाइम बिल्कुल वो एक बीप बज जाती है कि मशीन का साइकिल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हर मैम जगह क्या होती है, क्लॉक होती है। तो ये क्लॉक हमें इंडिकेट करती हैं। तो इसके पीछे भी क्या है, आपका फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि कैसे वो काम कर रही हैं। तो अभी आपने देखा ना कि हर क्लॉक में मैकेनिकल एनर्जी जो पोटेंशियल रूप में है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है आपकी, तो वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जिस टाइम का हमारा अलार्म है, साइकिल का, वॉशिंग मशीन में भी पूरी साइकिल कंप्लीट की उसने, तो टाइम जब कवर हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो टाइम को रीड करके वो क्या करने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा। और वाइब्रेट होके आपको एक बीप की साउंड सुनाई देगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी साइकिल वॉशिंग मशीन की कंप्लीट हो गई है। फैंटास्टिक। चलिए, अब मैं उठ गई, आप भी उठ गए। चलिए अब क्या करेंगे, अब स्कूल में आना है ना, किसी ना किसी ऑफिस में जाना है काम करने के लिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? चलो फटाफट क्या करें, अपने, मतलब वो नहाना धोना तो हो गया बात ना, ब्रशिंग करना ये सब तो हमारी बेसिक चीजें हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलो भाई अब कपड़ों को आयरन कर लें, जो कपड़े पहन के जाने हैं ना, रेडी होते हैं, कपड़े प्रेस करके रेडी होते हैं। रेडी होना मैम है। हम लोग लंच बनाते वो हैं। तो रात में हाँ रख लेते हैं बनाएंगे ना, लंच भी बनाएंगे। ब्रेकफास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कपड़े भी रेडी करने हैं ना कि अरे वाह हमने तो अच्छे से ड्रेसअप रहना है, ठीक है ना। हाँ हाँ तो अब एक बस ड्राइवर बस तक पहुंचना है, तो वो ड्राइवर क्या कर रहा है, अपना यूनिफॉर्म को आयरन कर रहा है। क्या ये आयरन जो है ये भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही काम करता है? मैम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आयरन गर्म होकर ये प्रेस करती है। अच्छा इतना तो मालूम है सबको, चले ठीक है कि आयरन जो है वो गर्म हो जाती है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज है ना, जो प्रेस वाले को भी मालूम है कि हाँ जी मैंने प्रेस को गर्म किया और प्रेस या स्विच को, बटन को ऑन किया, मेरी प्रेस गर्म हो गई और उस पर हीट से मैंने कपड़े को गर्म करने से हमारी क्या हो गई, आयरन हो गया, अब कपड़ों में चमक आ गई। अब ये प्रिंसिपल कौन सा है, अभी आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। प्रिंसिपल कौन सा हो गया, ये थर्मोडायनेमिक्स का। कौन सा प्रिंसिपल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का। तो आपने यहाँ पे बच्चों को एक इतना सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हुए बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया कि कैसे हीट एनर्जी जो है आ रही है हमारे पास में और कपड़ों को क्रीज को हटा रही है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब ये बताओ मुझे कि आपने प्रिंसिपल तो समझ लिया, पर होता क्या है, आयरन में हम क्या क्या लगा रहे हैं, क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है, आयरन करते समय किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? मैम पानी की भी जरूरत पड़ती है, उसमें पानी का भी छिड़काव करता है और कई आयरन में अंदर से ही होता है। वेरी गुड वेरी गुड। हम जोर लगाते हैं ना, जोर बस लगाते इस हैं, तरीके को जोर लगाना मतलब प्रेशर करते लगाना, हैं। क्या कर रहे हैं हम उसके ऊपर, प्रेशर फोर्स फोर्स एनर्जी फोर्स एनर्जी फोर्स और एनर्जी लगा रहे हैं। वेरी गुड। तो अब आपने फोर्स लगाया, एनर्जी लगाई और आपने क्या किया, वर्क हुआ ना, वर्क भी तो हुआ। तो वर्क, फोर्स एंड एनर्जी का टॉपिक, तो वर्क क्या है आपका कि आपने कपड़े को सीधा कर लिया। अब ये काम कैसे करा है कि कैसे हम, मतलब कि प्रेस में आयरन करते समय क्या क्या चीजों का, आपने बोला वर्क है, प्रेशर है, फोर्स है, पर क्या कुछ टेम्परेचर भी यहां पर मॉनिटर करता है, तो बताओ। अच्छा ये तो सभी को मालूम होगा कि कपड़े में सिलवट या आती क्यों है,
जी, उसको पहनते हैं ना, पहनकर बैठते हैं तो दब जाता है कपड़ा, तब उसमें सिलवट आ जाती है। वेरी गुड। तो जो प्रेशर पड़ता है दबाव से, तो दबाव से हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें क्या पड़ जाती है, क्रीज पड़ जाती है, ठीक है ना। पड़ जाती है, एक सिमट आ आपको जाती कपड़ों है। में ना रेशो होते हैं जिसमें ना पॉलीमर होते हैं, और पॉलीमर से हो जाते हैं वो कपड़े सिलवटे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉटन अब ये कॉटन कपड़ा होता है ना, उसको ज्यादा हो जाता है, और सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव में कम आती है। अरे वाह, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। अब ये कॉटन के कपड़े और साथ में रेशमी कपड़े, तो ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के हो गए ना। अब तो हमें पहले कॉटन पहचानना कपड़े है में कि बहुत हम, ज्यादा होता है, और प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ता है प्रेस करने के अरे वाह, वक्त। वेरी गुड। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो कपड़ा देख रहे हैं ना, आपने जैसे बोला अभी, फराह ने बोला कि कॉटन के कपड़ों में क्रीज ज्यादा पड़ती है बजाय कि रेशमी कपड़ों में। ऐसा क्या कारण होता है ये भी उसने बता दिया। क्या कारण होता है, क्योंकि कॉटन के कपड़े कैसे हैं, नेचुरल बने हुए हैं, और जो हमारे पॉलिस्टर हैं, जी। रेयॉन हैं, ये सारे सिंथेटिक कपड़े हैं। तो जो नेचुरल कपड़े हैं यस जो मैम। कपास से बने होते हैं, तो क्योंकि वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सारों में क्या होती है, जैसे आपने बताया बॉन्डिंग होती है ना, पॉलीमर होते हैं। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं बॉन्डिंग होती है, इसमें भी पॉलीमर्स होते हैं। तो ये बॉन्ड जो होते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं, वो कपड़े को क्या करते हैं, एकदम सीधा रखते हैं, ठीक है। पर जैसे ही हम उस पर दबाव डालते हैं, हम बैठते हैं, फोल्ड करते हैं कपड़े को, तो वहां पे क्रीज बन जाती है। अब इस क्रीज को हटाना है, अब अच्छा नहीं लगेगा ना, बाहर जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, एक एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशन जो है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे कपड़ों पे क्रीज हो, तो हम क्या करेंगे, उस क्रीज को हटाना है। अब क्रीज को हटाने के लिए हमने क्या करना है, आयरन करनी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, कपड़े की पहचान कर ली, और उसके हिसाब से आयरन को क्या कर लिया, अपना टाइम सेट कर दिया। जी। अब जब आयरन और उसके पेट्रोल प्रेस पे जो है ना, वो भी होते हैं, उसको भी सिलेक्ट करना है, ऑर्डर पे करना है, सेंसिटिव पे करना है, कौन से वाले कपड़े कपड़े पे बिल्कुल, करना है, उसको सिलेक्ट कर बिल्कुल लिया, आसानी से हो जाती है, जलता नहीं है कपड़ा। जलता नहीं है। अब कपड़े से, अब आयरन में हुआ जी, क्या, जलता नहीं कौन है। सा प्रिंसिपल है जो उसने काम किया, ये बताइए ना। अब ये बताओ मुझे कि कैसे। प्रेशर लगा के मतलब दबाव बनाया उसके, तभी अच्छे से हो गया। हाँ, क्या प्रेशर लगा दिया आपने। दबाव बनाया, प्रेस प्रेस को पकड़ा, दबाव बनाया, हल्का सा मूव किया, तभी आराम से आसानी से हो गया। तो आयरन में क्या हो गया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसमें आने लगी। जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट आने लगा, उसके अंदर भी क्या है, कॉइल्स है। आप देखते हैं ना, एलिमेंट है उसके अंदर भी। वो एलिमेंट जो है वो क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा। और जब हीट होने लगता है, और जब हम कपड़े के ऊपर लेके आते हैं, तो उसके जो बॉन्ड होते हैं, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड अभी बताए फराह ने, तो वो क्या हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है। और जब हम प्रेशर डालते हैं, तो रेशा जो है कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। और जो प्रेस, कभी कभी कौन सी ऐसी प्रेस भी होती है ना जिनमें स्टीम बनती है, तो हम उसके अंदर पानी डाल देते हैं। जब जैसे हीट उसके अंदर जो गर्म होता है, तो क्या होने लग जाता है, उसमें स्टीम बनने लगती है, भाप बनने लगती है। तो भाप से जल्दी कपड़ा सीधा होता है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत डेली इस्तेमाल किया होगा, स्वेटर, स्वेटर सब पहनते हैं ना। कभी आपने बुने हुए स्वेटर को उधड़ बुन किया है, उसका खोला है उसको कभी। यस मैम, खोला है। ऊन कैसे हो जाती है, सर वो मैम ऐसा हो जाता है, रिंकल टाइप के बन जाते हैं। पूरी रिंकल रिंकल हो जाती है। जी जी तो जी। जब हम दूसरा स्वेटर बनाएंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, पूरा रिंकल रिंकल दिखाई देगा। तो क्या रिंकल उसको करते सीधा हैं कर लेते हैं हम तो। क्या करते हैं उसको, पता है आपको मैं तो उसको सीधा कर लेती हूँ। कैसे, आप शेयर करेंगे, जी सीधा मैम। कैसे करते हैं? पानी उबाल के पहले उसको ऊन को सीधा किया, उसको एक लच्छी टाइप की बना ली बड़ी सी, घुटनों हम्म, पे लगा के या किसी और चीज, उसको सीधा करके ऐसे करके लच्छी बना ली, और पानी गर्म खूब खौलाया, उसको यूं करके dip किया, उसको एकदम वो सीधा करता है, और फिर उसको सूख किया, न्यू जैसा बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम छोटे छोटे फिजिक्स डेली हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोग से भी सबको कहूंगी कि जो आपकी उधड़ी हुई ऊन थी,
उस उभरी हुई में जो रिंकल्स पड़ गए थे उसको सीधा करिए पहले। अब उसको सीधा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टीम का इस्तेमाल करेंगे आपका। तो इसके लिए एक कप पानी जो है आप बर्तन में खौलने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर छलनी रखिए। अब वो छलनी उसी बर्तन के आकार की होनी चाहिए, उसके ऊपर आप ऊन को रख दीजिए। थोड़ी देर के जब वो भाप अच्छी लग जाएगी उसको, उसके बाद में उस लच्छी को खूब जोर से जब झटक देते हैं तो क्या हो जाता है? आपके फाइबर सीधे हो जाते हैं। अब ये जो आयरन की जो प्लेट है, आपको मालूम है नीचे बेस प्लेट वो किसकी बनी होती है? या तो लोहे की, या स्टील की, एल्यूमिनियम की। अब वो क्यों बनी है उसकी? क्यों बनी है उसकी? क्योंकि वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि गुड कंडक्टर मतलब अच्छे से उसमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है। कंडक्शन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे मेथड कौन सा आ गया? कंडक्शन का। संवहन, चालन हो रहा है इसमें। कैसे हो रहा है? कैसे ऊर्जा जा रही है? एनर्जी कैसे जा रही है? सॉरी, कपड़ों तक हीट कैसे पहुंची? वो बेस प्लेट गर्म हुई, जैसे आप एक या पानी लिया, उसके अंदर आप चम्मच डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? हो जाता है पूरा चम्मच। क्या हो जाता है? चम्मच को गर्म हो जाता है ना। क्यों हो जाता है बताइए? एक गर्म प्याली में चम्मच गर्म क्यों हो गया? हीट ट्रांसफर हो जाती है। हीट ट्रांसफर हो गई, ठीक है ना। क्योंकि चम्मच ठंडा था और चम्मच स्टील का था। अब यदि इसकी जगह मैंने वुड का चम्मच या प्लास्टिक का चम्मच रखा तो क्या वो होगा गर्म? नहीं होगा ना, नहीं होगा। ये तो आपकी जो चाय की केतली है, इसका हैंडल, जो आयरन जिससे आप कर रहे हैं, नीचे आपका हाथ लग जाए तो क्या होगा? पूरी तरीके से जल जाएगा। पर उसका हैंडल जो है वो किसका बना हुआ है? थर्मोप्लास्टिक का प्लास्टिक बना का। हुआ है, वुड का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? वुड में क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो इसलिए क्या होता है? आपको वो गर्म नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी बच्चों को समझा दिया, बच्चों को ये भी समझ में आ गया। और मेथड कौन सा हो गया कि किस प्रकार से कंडक्टर जो है, हीट जो है वो कंडक्शन के माध्यम से आयरन में पहुंचती है। कपड़ों को वो जब हम पानी डालते हैं तो क्यों डालते हैं? कि रेशों को हम ढीला कर दें। रेशों के अंदर के जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं पानी डालने से। तो जैसे ही हम उस पर आयरन करेंगे तो वो आयरन से रेशा जो है, कपड़ा जो है हमारा सीधा हो जाएगा और क्रीज निकल जाएगी। आया मजा? अच्छा लगा आपको? कैसा लगा? यूजफुल है क्या ये? नहीं है? पीसफुल। क्या पहले आप जानते थे कि इस प्रकार से एक साइंस फिजिक्स का प्रिंसिपल हमारे रोज के प्रेस करने के कपड़ों में हमने कभी सोचा था कि ये भी साइंस है? आपने सोचा था ये साइंस है? यहां पर आपको साइंस लगी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपकी वो हीट में बदल गई और कंडक्शन के माध्यम से वो कहां पहुंच गई? बेस प्लेट पर पहुंची, कपड़े तक हीट पहुंची क्योंकि कपड़ा तो ठंडा था। और वहां से उसने उस रेशे को क्या किया? ढीला किया। स्टीम ने उसको सॉफ्ट बनाए रखा और कपड़े में चमक आ गई। क्योंकि जब उसमें मॉइस्चर रहेगी तो क्या हो जाएगी? उसमें चमक आ जाएगी। अभी आप लोगों ने बोला ना कि आयरन हम क्यों करते हैं? चमक लाने के लिए। तो जब हम उसको गीला कर देते हैं और आयरन करते हैं तो एक तो सिलवटें निकल गई, क्रीज निकल गई, और साथ में क्या हो गया? उसमें चमक आ गई। क्लियर? क्लियर सबको? आपके फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है, ये आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। चलिए, अब आपने सबने बोला हमारा तो नेक्स्ट काम होता है खाना बनाना। अब ड्राइवर जो था मेरा, बस ड्राइवर, उसको स्कूल के लिए पहुंचना था। पर स्कूल पहुंचने से पहले अरे भाई कुछ तो खा लें। सारा दिन बस चलानी है, 4 घंटे बाद लंच ब्रेक मिलेगा, बच्चों को पहले छोड़ना है, पिक करना है।
तो कुछ तो खाना चाहिए ना, एनर्जी भी तो तभी मिलेगी जब हम कुछ काम करेंगे। अब खाना पकाना है तो इसके लिए हमको क्या करना है? खाना पकाना है तो क्या करना है? फल है, सब्जी है, कुछ ना कुछ सबको क्या करना है? काट पीट करनी है ना। हाँ, अच्छा, नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या नाइफ साइंस है? ये मैं एक चाकू दिखा रही हूँ, ये नाइफ है, आप देख रहे हैं मेरी नाइफ, क्या ये साइंस है? मैं ये आलू जो है छील रही हूं, तो क्या ये एक साइंस है? आलू को छीलना ये तो मेरा एक काम है ना। पर इसमें फिजिक्स कैसे? अब हम उसको फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाते हैं, ये तो आप स्लाइड में देख रहे हैं, आप प्रेशर लगा रहे हैं, कहाँ प्रेशर लगा रहे हैं इसमें? आलू नाइफ के ऊपर और आलू। आलू, आपने आलू के ऊपर प्रेशर लगाया या नाइफ के ऊपर प्रेशर लगाया? हाँ, नाइफ पे। नाइफ में कहाँ पे प्रेशर लगाया? नाइफ में कहाँ पर प्रेशर लगाया? मैम जहां से कटेगा बीच वाले पार्ट, ये बीच वाला पार्ट है ना, तो यहां पर आप क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। आप होल्ड कहां करते हैं? यहां से आप पकड़ते हैं, यहां से आप पकड़ते हैं, यहां से प्रेशर लगाते हैं, और जिस चीज को आपने काटना है उसको आपने कट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका काम हो गया। पर आप जानते हैं, तो ये एक नाइफ क्या है? एक सिंपल मशीन है। क्या मैं ऐसे आलू को काटूं तो कट जाएगा? नहीं ना। पर एक सिंपल मशीन के द्वारा हम एक भारी से भारी काम को क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा सभी का काम क्या है? खाना बनाना तो है ही है, क्योंकि एनर्जी तो तभी मिलेगी जब हम खाना खाएंगे। और खाना यदि खाना है तो खाने को काटना भी है, फिर तभी तो पकेगा। फल को काटना है, उसको खाना है। तो ये छोटे छोटे काम जो हैं, ये भी एक सिंपल मशीन जो है वो भी साइंस के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। समझ रहे हैं? अब मुझे बताएगा कोई, ये किसके अंडर आता है? ये सिंपल मशीन किस टॉपिक के अंडर हम पढ़ा सकते हैं? आपने लीवर सुना है? आपने देखा है भारी एक बड़ा सा, मेरे को एक बड़ा सा लक्कड़ उठाना है या बड़ी सी पेटी उठानी है, तो क्या करते हैं हम? ऐसे करके उठाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं उसको ऐसे करके उठाने के लिए। तो आप भारी से भारी चीज को भी क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। अभी जैसे चाकू से बोला मैंने, तो ये भी क्या है? एक सिंपल मशीन जो कि लीवर मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। फिजिक्स में एक टॉपिक आता है हमारा सिंपल मशीन में कि लीवर 3 प्रकार के होते हैं, और ये लीवर जो है फर्स्ट ग्रेड लीवर, सेकेंड ग्रेड लीवर और थर्ड ग्रेड लीवर। तो जो हमारा ये चाकू है ना, नाइफ जो है, ये थर्ड लीवर में काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या देख रहे हैं? इधर क्या है? ये ब्लेड है जो कैसा होता है? बहुत ही शार्प होता है। आप किस तरफ से काटते हैं? इस तरफ से काटते हैं या इस तरफ से काटते हैं? नीचे की तरफ से हम कहां से काटते हैं? जहां पे ये शार्पनेस है, जहां पे क्या है? धार sharp बनी है, होती है। तीखा है ना। हम इस तरफ से यदि काटेंगे तो क्या होगा? कट तो जाएगी चीज। मैं काटना चाहूं तो कटेगी तो सही, पर क्या होगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा? यहां पर ये थर्ड लीवर जो है, तो जहां से हमने पकड़ा हुआ है, तो ये पकड़ा हुआ है तो क्या है? ये जी, हैंडल। हैंडल है। तो हैंडल पे हम क्या कर रहे हैं? जी, हैंडल का पिछला हिस्सा, इसको जो हम पकड़ के रखे हैं, तो ये हमारे चाकू का क्या है? आधार बिंदु है। ये हमारे चाकू का क्या है? आधार है, बेस है, जिसको कि हम फिजिक्स की भाषा में फलक्रम कहते हैं, ठीक है ना। अब हमने एफर्ट, जो इन्होंने बोला एफर्ट, प्रेशर कहाँ लगाया? मैंने इसको काटने के लिए प्रेशर कहाँ लगाया? यहाँ पे। किसी भी वस्तु को काटने के लिए हम प्रेशर कहाँ लगाते हैं? यहाँ। यहाँ इसको आलू को ऐसे पकड़ा नीचे से भी, और यहाँ पर क्या लगाया? एफर्ट। तो ये आ जाएगा आपका एफर्ट, आ गया बल जो आप चाकू के द्वारा लगा रहे हैं। और लोड क्या हो गया आपका? जिस चीज को हम काट रहे हैं। तो आपका लोड, फलक्रम और एफर्ट, ये लीवर का प्रिंसिपल है
जो एक सिंपल सी मशीन जो है काम करती है। अब ये चाकू की धार तेज है। अब यदि चाकू की धार तेज है तो क्या होगा बताइए? काम आसान कैसे हो गया? क्योंकि जब धार तेज होती है ना तो क्या होता है? मैम वो जल्दी जल्दी कटता है। क्यों काटता है जल्दी जल्दी? वही तो मैं पूछ रही हूं। क्योंकि लगने वाला जो फोर्स है, प्रेशर है, वो क्या हो जाता है? ज्यादा लगता है ना? फास्ट हो हाँ, जाता है। बढ़ हाँ, जाता है मैम, उस पर बढ़ प्रेशर जाता है ज्यादा लग मैम रहा है। प्रेशर। हाँ, अब प्रेशर आपका ज्यादा, तेज धार है आपकी, तो प्रेशर ज्यादा है तो इजी कट गया। और उसमें फ्रिक्शन कैसा, घर्षण होएगा क्या? फ्रिक्शन भी आ जाएगा ना? साइंस। घर्षण आएगा मैम, इसमें घर्षण। घर्षण कैसा होगा? यदि तेज धार है तो घर्षण कैसा होगा? मैम रगड़ हो रही तेज है ना, धार होगा रगड़ तो के मैम कटेगा। मैम घर्षण कम हो जाने के कारण वेरी गुड। जब तेज धार है तो घर्षण कम है। कम है। घर्षण कम है और फोर्स ज्यादा लग रहा है तो चीज जो है क्या हो जाएगी आपकी? आसानी से कट। जल्दी कटेगी। ठीक है ना? अब वही चीज यदि मेरे पास में चाकू की धार ब्लंट हो गई, ब्लंट हो गई का मतलब थोड़ा मोटा हो गया, उसकी शार्पनेस कम हो गई, तो क्या होगा? उसका धार का सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया और क्या हो जाएगा? उसमें फ्रिक्शन कैसी हो जाएगी? घर्षण बढ़ जाता है घर्षण बढ़ जाएगा। और जब जिसके घर्षण कारण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फोर्स क्या होगा? फोर्स घर्षण। कम हो जाएगा जिसके कारण जल्दी नहीं कटेगी। बिल्कुल, फोर्स कम हो जाएगा। तो आपने एक छोटा सा चाकू का एग्जाम्पल लेते हुए आपने बच्चों को क्या समझा दिया? लीवर की वर्किंग, कि कैसे सिंपल मशीन काम करती हैं और उससे हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। ठीक है ना? अब आपका ब्लेड घर्षण आपने ये सारा कुछ बता दिया बहुत अच्छे से। तो लीवर का प्रिंसिपल, तो हमारा काम क्या हो गया? वर्क भी हो गया, हमारा काम कटा, हमें एनर्जी लगाई ना उसमें, फ्रिक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब जो हमने लिवर बताया आपको, तो यहाँ पे लिवर के प्रकार बताए, लिवर 1, लिवर 2, लिवर 3। तो आपको मालूम है आप घर में और किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं। मालूम है इसके पीछे भी साइंस है। कैंची का इस्तेमाल करते हैं ना सभी लोग काटने के लिए। यस हेलो, मैम। पेपर काटना है, कुछ भी बनाना है, कैंची का काम किया। अब ये कैंची क्या है? कैंची क्या है? ये फर्स्ट क्लास लीवर है। क्योंकि आप क्या देखते हैं, ये इसको बीच में जुड़ा है। आप फोर्स कहां से लगा रहे हैं? यहां पर। और यहां से आपको क्या हो रही है? वस्तु जो है, आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से आपकी चीज कटती है। आप काटने का काम यहां से कर रहे हैं, इस प्रकार से आपका ये कट गया और यहां से ये जुड़ा हुआ है, ये फलक्रम हो गया। तो फिजिक्स की भाषा में ये आपका फलक्रम हुआ। और यहां पर आपने क्या लगाया? एफर्ट लगाया, बल लगाया। और ये आपका क्या है? लोड है। तो आप बच्चे को अपने क्लासरूम में जब लिवर का लेसन पढ़ा रहे हैं, सिंपल मशीन पढ़ा रहे हैं, तो आप इस प्रकार से उनको काटते हुए चीज को बताइए ना। बच्चे को फिजिक्स का प्रिंसिपल इजी से समझ में आ गया। अब आप भी तो किचन में जब काम कर रही हैं तो आप कभी धनिया पत्ती काट सकती हैं कैंची से, आप मिर्ची काटती हैं कैंची से। तो ये काटने में ही, कुकिंग के समय ही हमने क्या देख लिया? इसमें भी फिजिक्स थी। जब हम उठे थे उसमें फिजिक्स थी, प्रेस किया उसमें फिजिक्स आ गई। अब हम खाना पका रहे हैं उसमें भी फिजिक्स आ रही है, कुछ काट रहे हैं। अब साथ साथ में मैं रोटी सेक रही हूं तो मुझे क्या चाहिए? चिमटा चाहिए। चिमटा चाहिए ना? तो चिमटा क्या है? चिमटा क्या है? ये भी क्या है? एक प्रकार की मशीन है, आपको मालूम है? चिमटा भी एक प्रकार की मशीन है। यस मैम। ये भी आपके चाकू के समान ही है। इसमें भी आप क्या करते हैं? ये आपका फिजिक्स की भाषा में क्या है? इसका फलक्रम है। क्योंकि जो फलक्रम। पॉइंट हिलता नहीं है ना, जैसे आपने इसमें देखा था कैंची में कि ये पॉइंट आपका हिलता नहीं है, मूवेबल नहीं है, तो ये फलक्रम हो गया। एक होता है फलक्रम जो हिलता नहीं है, जो एंड पॉइंट होता है, और एक जिसपे आप फोर्स लगाते हैं, और दूसरा जहां पर आप काम करते हैं।
तो ऐसे ही इस चिमटे से भी आप क्या करते हैं, जब रोटी पकड़ते हैं तो क्या आप यहां से पकड़ के चिमटे से काम कर सकते हैं, रोटी को पकड़ सकते हैं? पीछे से पकड़ा मैंने, काम होगा? आप बच्चे को सिखाएंगे ना, नहीं आपको कहां से पकड़ना है, यहां से। तो आप फोर्स कहां लगा रहे हैं, सेंटर में लगा रहे हैं। आप फोर्स कहां लगा रहे हैं, सेंटर में लगा रहे हैं। लोड कहां है, क्या पकड़ी गई, इससे मैंने क्या पकड़ लिया, किसी भी चीज को। मान लीजिए मैंने आलू सेक रही थी, तो मैंने इसको आलू को पकड़ लिया, तो आलू क्या हो गया आपका, लोड हो गया। आलू क्या हो गया, लोड हो गया। यहां पर आपने क्या लगाया, एफर्ट लगाया। दबाव, जहां दबाव लगाते हैं उसको हम एफर्ट कहते हैं, और एंड पॉइंट जो हिलता नहीं है, मूवेबल है, वो आपका फलक्रम हो गया। तो आपने चिमटा रोटी सेकते सेकते फिजिक्स का, लीवर, उसको बच्चे को अच्छे समझा दिया कि किस प्रकार से चिमटा और चाकू फर्स्ट लीवर के हैं। अब मेरे पास में और भी एक चीज आ गई, आप इसका भी इस्तेमाल बहुत करते हैं, नट क्रैकर का भी। चलिए अभी कुछ मेरे को काटना है, तो ये किस प्रकार से काम करता है, आपने इसमें रखा नट और इसको क्या किया, जोर से यहां से दबाया। आप क्या करते हैं, यहां से दबाते हैं। आपने नट कहां रखा, बीच में, यहां से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो मतलब ये क्या हो गया, फलक्रम। फलक्रम हो गया। जो नट मैंने रखा वो क्या हो गया, लोड। वो क्या हो गया, लोड। लोड। यहां पर मैं ये प्रेशर लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, ये क्या हो गया आपका, एफर्ट। देखिए क्रैक हो गया, क्रैक। आपको आवाज आई सबको, क्लियर, आवाज सुनाई दे रही है ना? तो इस प्रकार से आपका ये नेट क्रैकर काम करेगा कि कैसे आप यहां से एफर्ट लगा रहे हैं और यहां से कट हो रही है चीज, और ये हो गया फलक्रम। तो आपने सिंपल मशीन को अपनी किचन की चीजों से बच्चों को समझाया। किचन की चीजों से खाना पकाते पकाते ही आपने क्या कर दिया, बच्चों को लिवर मैकेनिज्म पढ़ा दिया, टाइप ऑफ लिवर की जानकारी दे दी कि अरे चिमटा जो है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या है, एक लिवर है। और ये लिवर, आपका चाकू आपका लिवर, आपकी कैंची आपकी लिवर। तो ये छोटी छोटी सिंपल मशीनें हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर हम डरते हैं जब हम लिवर का प्रिंसिपल बोले तो हमें वो टेक्स्ट बुक में पढ़ना कि क्या फलक्रम, लोड, प्रेशर। तो ये सब हम वोकैबुलरी से क्या होते हैं, डरते हैं। पर जब आप बच्चों को इस प्रकार से लेके आओगे तो बच्चे को रियली में मजा आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। यस मैडम। यस मैम। अच्छा चलिए, अब मैंने खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, खाना पक गया, खाना खा लिया। अब ड्राइवर चला अपने बस की तरफ। कहां चला, बस की तरफ। चलो चलो उठो उठो, खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाइए, खड़े होइए। चलिए मैं ही खड़ी होती हूँ। अब क्या लगा इसमें, मैं आगे चलना है तो क्या होगा, क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं, मुझे आगे चलना है तो क्या होगा, मोशन। फोर्स लगाना पुश पड़ेगा। करना पड़ेगा। फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना, जमीन के ऑपोजिट फोर्स लगाना है। बिल्कुल, तो जमीन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, पैर जो है आपके ऊपर की ओर, वो जमीन भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है ना? तो यहां पर जब आप बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं सीधे, आपने उसके ऊपर ताकत नहीं लगाई, फोर्स नहीं लगाया, तो आप क्या है, आगे नहीं बढ़ेंगे ना। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया कि कोई भी बॉडी तब तक मूव नहीं करती कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाते। अब जब हमने फोर्स लगा दिया, आपने बोला कि ग्राउंड पर उसने फोर्स लगाया, तो ग्राउंड ने उसके अपोजिट फोर्स लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको मालूम है आप खड़े कैसे हुए हैं, इसमें कौन सा प्रिंसिपल है, साइंस है? नहीं तो आप तो खड़ा जाते हैं ना। यदि कुछ ना होता, क्या पृथ्वी में ऐसी कोई शक्ति है जो हमको खड़े रखा हुआ है? आप जानते हैं खड़ा होना भी साइंस है। ग्रेविटेशन फोर्स। मैम गुरुत्वाकर्षण। मैम गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये देखो हमारा खड़े होना, हम कहते खड़े तो है, इसमें कौन सी साइंस है भाई? ये भी साइंस की वजह से ही है हम खड़े हुए हैं।
नहीं तो हम क्या होते, अब तो फिसल जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। तो ये शरीर का जो, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, ये भी क्या बनाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाती है। और जब हम चल रहे हैं, हमारा पैर आगे पीछे हो रहा है, तो एनर्जी जो है एक पैर से दूसरे पैर पर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और जब हम फोर्स लगाते हैं इसके अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट, तो ये क्या करता है, दूसरे पैर में ट्रांसफर होकर दूसरे पैर को आगे बढ़ाता है। हाँ जी। तो इस प्रकार से फिजिक्स जो है यहाँ पर फोर्स और फ्रिक्शन भी ना हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, चलने में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैम फिसल जाएंगे। फिसल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक बात और लिखी है। आपने देख लिया कि फ्रिक्शन चाहिए, फोर्स लगाया, न्यूटन के लॉ हमने देख लिए कि जब तक हम पैर को उठाएंगे नहीं, फोर्स लगाएंगे नहीं, हम क्या रहेंगे, रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे। मतलब जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ गए। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने क्या किया, उसको मेंटेन करके रखा, तभी तो हम सीधे खड़े हैं, नहीं तो हम फिसल जाते। अब तीसरी बात आ गई कि यहां पे लिख रही हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे क्या मतलब समझ में आया, आपकी बॉडी में, क्योंकि प्लीज हर्षा जी, तो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर है किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। अब वो केमिकल, इधर भी क्या हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। अब वो खाने से हमको जो एनर्जी मिली वो केमिकल एनर्जी है जो हमारी बॉडी में स्टोर है। अब जब हम चले तो क्या है, हमारे में पोटेंशियल होना चाहिए ना, हमारे में ताकत होगी तभी तो हम आगे फोर्स लगाएंगे अपनी बॉडी पर मूव करने के लिए। अब मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं बैट के ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक बॉल जो है वो आगे कैसे जाएगी। तो मुझे किसी भी चीज को करने के लिए, काम को करने के लिए क्या लगाना है, एनर्जी लगानी है, फोर्स के रूप में, है ना। तो फोर्स लगाएंगे तो उसमें एनर्जी। तो यहां पर भी जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन किसमें हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। जब वो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो चलने लगा, तो जब हमने एनर्जी लगाई, फोर्स लगाया, तो हमारे पांव उठे, हमने प्रेशर डाला ग्राउंड के ऊपर, और वो एनर्जी ट्रांसफर हुई एक पैर से दूसरे पैर पर। और इस प्रकार से हमने न्यूटन के लॉ, एक बस उठ के खड़े हुए और चलो भाई कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ और स्टॉप तक पहुंचो। इसमें भी हमने फिजिक्स पढ़ ली कि ग्रेविटी, कि कैसे ग्रेविटी हमारी बॉडी को बैलेंस बना के रखी है, कैसे एनर्जी एक पैर से दूसरे पैर पे ट्रांसफर हो रही है, न्यूटन का लॉ कैसे इस पर काम कर रहा है। ये सब कुछ हमने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से एक वॉकिंग के थ्रू ही समझा दिया। तो लंबी है स्टोरी बहुत बच्चों, जाना है हमें बस तक, क्योंकि हमें तो करनी है अपनी डेली रूटीन की ड्राइविंग, और करनी है बस स्टार्ट। तो करेंगे अब अगले हफ्ते अब इसको, कि आप बस में बैठे और बस में बैठ के आप क्या क्या करते हैं, और उस फिजिक्स को हम जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो अब यहां तक मेरा एक सवाल है आप लोग से, कि आपके दिमाग में क्या कोई प्रश्न जहन में उठ रहा है कि किस प्रकार से, क्या इस तरीके से यदि हम बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएं तो क्या वो बच्चों को समझ आएगी, क्या वो यूजफुल रहेगी? आएंगी मैडम, जरूर आएंगी। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसी कौन सी बात थी जो आप अभी तक नहीं जानते थे? ऐसा क्या था, कुछ मालूम था आपको कि आपकी जो प्रेस है, आपकी अलार्म की घड़ी है, आपकी चाकू है, आपकी कैंची है, ये सब भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं? यस मैम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिसे आज अच्छे से समझ के बहुत अच्छा नया सीखने को मिला, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग डेली
यूज करते हैं, बट हम लोग बारे में सोचते नहीं है। लेकिन आज इस तरह से समझने में आया कि बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बच्चों को। वेरी नाइस फरजाना, थैंक यू फरजाना। मैम अलार्म वाली नहीं पता थी हमें, बाकी तो आती थी। जी, अलार्म अलार्म वाली वाली आपसे पता चली। हाँ जी मैम। तो क्या आप लोग यूज करते हैं इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए भी, क्लासरूम में लेके जाते हैं? 6th 7th 8th में यूजेस होते हैं इसके मैम। देखिए 6th 7th में यूज जो होते हैं बच्चों के, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, मैंने आप लोग से पहले इसीलिए कहा था कि ये स्पेशली साइंस बेस्ड है। और साइंस में हाँ जी मैम। बट बच्चों के साथ में जो हम डेली, मतलब मकसद ये था कि टेक्स्ट बुक में जो बच्चा पढ़ रहा है वो जब हम साइंस टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं तो बच्चे को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। हम ये नहीं कह सकते फिजिक्स एक हवा है। हम इस प्रकार रोज अपने, जब हम खुद समझ जाएंगे ना टीचर्स कि हाँ अरे ऐसे ये वाले एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे भी कोई यूज करते हैं या आप लोगों ने भी, कईयों ने यूज किया होगा कि ऊन को ही सीधा करना है, तो हमने क्या किया, उधड़ी, कई तो क्या करते हैं उसी उधड़ी ऊन से स्वेटर बनाने लग जाते हैं, तो उससे स्वेटर क्या होगा, उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी ना। आप उसको पहले रेशे को क्या करें, स्ट्रेट कर लें, और स्ट्रेट करने के लिए सिंपल मेथड है, तो उसमें भी तो फिजिक्स ही लगी, पर आपको नहीं मालूम था कि ये फिजिक्स है। क्यों? क्योंकि भाप से जब रेशे को सीधा किया तो रेशा कैसे सीधा हो गया, है ना? क्योंकि उसमें क्या था, बॉन्ड थे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड थे, और वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट गए, और जब मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट गए तो उसमें क्या हो गई, सारी सिकुड़न आ गई, और जब हमने उसको स्टीम दी तो फिर वो सॉफ्ट होने की वजह से आपस में जुड़ गए और वो सीधे हो गए। तो ये सब जब हम खुद जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम बच्चों को अपने क्लासरूम में रोज डे टू डे एक्टिविटी में इसको साथ में ला सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर भी अभी भी आपके पास में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन हम यहीं पर बंद करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।